क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी जी प्लीज। बैठे। तो लीजिए, आप दमोह जिले से हैं, जी सर। प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं? सर मैं अभी जीवानी यूनिवर्सिटी से अपना शोध कार्य कर रहा हूँ। शोध कार्य कर रहे हैं, वेरी गुड। शोध कार्य का विषय क्या है आपका? सर मेरा विषय है बुंदेलखंड मध्य प्रदेश क्षेत्र में पर्यटन की वर्तमान स्थिति एवं संपूर्ण पर्यटन की भावी संभावना। वेरी गुड। तो आपको क्या संभावनाएं दिखाई देती हैं? सर ये जो क्षेत्र है बुंदेलखंड क्षेत्र, अगर अन्य दृष्टियों से देखा जाए तो ये पिछड़ा क्षेत्र है, लेकिन अगर पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए यह क्षेत्र बहुत सारी संभावनाएं अपने में समाहित रखता है। कि अगर यहाँ के विभिन्न जो जिले हैं उनमें पर्यटन स्थलों को देखें, जैसे पन्ना में देखें तो पन्ना का राष्ट्रीय उद्यान, अजयगढ़ का किला है। तो आप बुंदेलखंड क्षेत्र के ऐतिहासिक पर्यटन बताएं। ऐतिहासिक पर्यटन में देखें दमोह जिले का सिंग्रामपुर, यहाँ पर सर सिंग्रामपुर का सिंगौरगढ़ किला है जो जहाँ से रानी दुर्गावती अपना शासन चलाया था, और यहाँ पर निकट ही आतफ खां से रानी दुर्गावती का युद्ध हुआ। इसके अलावा सर पन्ना में अजयगढ़ का किला है। और सर किस नंबर में आया था? सॉरी सर नाम बता। किस वंश के राजाओं का शासन था? हाँ, और सर ओरछा में देखिए तो ओरछा में राम राजा मंदिर है, और यहाँ पर सर महल भी है जो ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। किस नाम से महल? सर मैं अभी नाम याद नहीं कर पा रहा। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, यहाँ के प्राकृतिक पर्यटन स्थल बताएं बुंदेलखंड के। सर प्राकृतिक पर्यटन स्थलों में देखें तो दमोह के निकट जो सिंग्रामपुर क्षेत्र है वहां पर निदान कुंड जलप्रपात है, और सागर क्षेत्र में राहतगढ़ जलप्रपात प्राकृतिक पर्यटन स्थल, और साथ में सर पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और रानी दुर्गावती अभ्यारण्य। ये प्राकृतिक। रानी दुर्गावती अभ्यारण्य कहाँ पर है? रानी दुर्गावती अभ्यारण्य दमोह जिले। अच्छा, आप गए कभी अभ्यारण्य देखा? जी सर। क्या देखा वहां पर? सर मैं वहां पे ये अभ्यारण्य के बीच में ही किला है सिंगौरगढ़ किला, मैं मुख्य रूप से वहां गया था। अच्छा। किला देखा, और अभ्यारण्य में वैसे कोई जानवर देखने नहीं मिला उस टाइम पे। ओके। लेकिन वैसे कौन कौन से जानवर हैं वहां पर? सर वहां पर हिरण पाए जाते हैं, वो कहते हैं कि भालू वगैरह भी है वहां पर, लेकिन जब मैं सर गया तो वहां पर कोई जानवर देखने नहीं मिल पाया। मोर वगैरह देखे तो उस टाइम पे। ठीक है। अच्छा ये बताइए, नेशनल पार्क और सेंचुरी में क्या डिफरेंस है? सर नेशनल पार्क जो होते हैं उनमें प्रतिबंध अधिक होते हैं, जैसे वहां पर पशुओं की चराई नहीं की जा सकती, वृक्षों को काटा नहीं जा सकता। लेकिन अभ्यारण्य में प्रतिबंध थोड़ी शिथिल होते हैं। यहाँ पर यहाँ से लकड़ियों को इकट्ठा किया जा सकता है, और साथ ही पशुओं को ले जाया जा सकता है। सर ललित जी, बुंदेलखंड में मिट्टी कौन सी पाई जाती है? सर यहाँ मिश्रित लाल काली मिट्टी पाई जाती है। अच्छा, मध्य प्रदेश में कौन कौन सी प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है? मध्य प्रदेश में सर मध्य प्रदेश में मिश्रित लाल काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी और लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। चलिए मैं मिट्टी का नाम लूंगा, आपको ये बताना है सीधा एक शब्द में कि ये किस चीज से बनी है। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं ब्लैक सॉइल तो ये किस चीज से बनती है? ये बेसाल्ट से बनती है। इसी प्रकार बताइए एल्यूवियल सॉइल किस चीज से बनती है? नदियों द्वारा। ठीक है। रेड येलो सॉइल? जी सर। लाल पीली मिट्टी? सॉरी सर। अच्छा, लैटराइट सॉइल? वर्षा के द्वारा निष्ठालन क्रिया से। ठीक है। और एक मिक्स सॉइल होती है, मिश्रित मिट्टी, वो किस चीज से बनती है? सर ये लाल और काली मिट्टी की मिश्रित मिट्टी है सर। अच्छा, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स क्या है? सर ऐसे ऊर्जा के स्रोत जिनको पुनः उपयोग किया जा सकता है या जो समाप्त नहीं होने वाले, उदाहरण के लिए पवन ऊर्जा या जलीय ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, ये सभी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस में आते हैं। अच्छा, तो इसमें हाइड्रो पावर एनर्जी को पहले नहीं, मोदी साहब आए वैसे उन्होंने उसको रिन्यूएबल में जोड़ दिया, इस वजह से हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत अच्छा हो रहा है। ऐसा क्या कारण रहा होगा पहले कि हाइड्रो पावर जो एनर्जी होती है, हाइड्रो पावर एनर्जी होती है, वो पहले रिन्यूएबल में क्यों नहीं मानी जाती थी?
सॉरी सर, मैं सोच नहीं पा रहा। अच्छा चलिए ठीक है, तो मध्य प्रदेश में हम रिन्यूएबल में कौन कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं? सर देखिए, पवन ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है और सौर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, और सर दो ही याद आ रही हैं। अच्छा, बायोमास का नाम नहीं सुना आपने? हाँ सर, बायोमास का स्मॉल हाइड्रो पावर भी, और हाइड्रो पावर तो मैंने आपको बता ही दिया। हाँ। चलिए ठीक है। 3 मार्च को कोई विशेष दिवस मनाया जाता है क्या? जी सर। क्या मनाया जाता है? सर विश्व वन्य प्राणी दिवस इस दिन मनाया जाता है, वन्य जीव दिवस। अच्छा, वन्य जीव कौन से होते हैं? जो सिर्फ जंगल में पाए जाते हैं वो वन्य जीव हैं, या फिर क्या होता है वन्य जीव? हाँ सर, मुख्य रूप से देखा जाए तो जो वनों में पाए जाते हैं वन्य जीव होते हैं, लेकिन अब चिड़ियाघरों में भी उन जीवों को रखा जाने लगा। अच्छा, तो ये चिड़ियाघर में रखा जाता है, वो इन सितु होता है कि एक्स सितु होता है? एक्स सीट होता है। एक्स सितु होता है। अच्छा, मान लीजिए एक सड़क पे घूमने वाला एक कुत्ता है, और सड़क पे घूमने वाला कुत्ता वन्य प्राणी है? नहीं सर। नहीं है। चलिए मान लीजिए मैंने उसको 1 साल के लिए जंगल में छोड़ दिया, क्या उसके बाद में उसको बोल पाऊंगा कि ये वन्य प्राणी है? नहीं सर। नहीं बोल पाएंगे। नहीं। तो ऐसा वन्य प्राणी के लिए क्या होना जरूरी है? सर वन्य प्राणियों के लिए ये चीज होना आवश्यक है कि वह उसका जीवन मुख्य रूप से वन्य जीवों पर आधारित है, तो उसकी जो खाद्य श्रृंखला हो वो वन्य जीवों पर आधारित है, वो अपना भोजन जंगल में रहने वाले जीवों से इकट्ठा करता हो। नहीं, तो जब एक कुत्ता जंगल में रहेगा तो ऑटोमेटिकली जंगल की चीजों का शिकार करेगा, खाएगा या कुछ भी करेगा, तो तब भी नहीं कहलाएगा वो? लेकिन सर अगर अपन प्रारंभ से देखें, कुत्तों की पैदाइश है कि वो अपना जीवन यापन मानवीय क्षेत्रों में भी कर सकते हैं, जैसे साधारण शहरी क्षेत्रों में अगर छोड़ दिया जाए तो वो करते हैं, उस पर विशेष फर्क नहीं पड़ता कि वो जंगल में नहीं है। लेकिन जो वन्य जीव होते हैं मुख्य रूप से, उनको कई बार जंगलों से लेके आने पर जब शहरी क्षेत्र में रखा जाता है तो उनकी तबीयत खराब होने लगती है और कई बार उनकी मृत्यु भी हो जाती है। बढ़िया। अच्छा, इंटरनेशनल ईयर बनाया गया था 2023, किस सब्जेक्ट को बनाया गया था? भारत ने योगदान दिया था, भारत ने उसको बहुत कुछ किया था उस ईयर को क्लियर करने के लिए। अंतरराष्ट्रीय सर योग वर्ष। हाँ, उसी प्रकार से यूएन इंटरनेशनल डे डिसाइड करता है। तो ऐसे ही चीज में भारत ने 2025 को और किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की? ग्लेशियर संरक्षण का वर्ष 2025। नहीं, भारत नहीं करा ग्लेशियर के लिए। हाँ सर, वो संयुक्त राष्ट्र में करा। नहीं, ये संयुक्त राष्ट्र करता है, लेकिन भारत ने उसमें वोटिंग कराई थी कि इसको हम कर सकते हैं। तो भारत, नेपाल और भूटान के संयुक्त रूप से 2025 को इस वर्ष के नाम से भी किया, जैसा आप बता रहे हैं ना, ग्लेशियर भी है, पेस्टोरल भी है, क्वांटम कंप्यूटिंग भी है, और एक और ईयर है, कौन सा है सर? अभी एआई का वर्ष भी मनाया गया है, 2025 को माना गया है। नहीं, 2025 को माना गया है सहकारिता वर्ष, कोऑपरेटिव ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स बनाया गया। अच्छा, तो मुझे बताइए पहली कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी कहाँ खोली जा रही है? वो हमारे इंडिया की। सब अन्य देशों का जो कैंपस खोला जा रहा है। नहीं, सबका क्वेश्चन ये है कि हिंदुस्तान में सहकारी विश्वविद्यालय फैसला नहीं पता। अच्छा, फ्रोजन जू के बारे में जानते हैं आप? फ्रोजन जू, सॉरी सर, अभी घोषणा की गई है पहला फ्रोजन जू खोलने की। सॉरी सर। अच्छा, मध्य प्रदेश में कितने बायोडायवर्सिटी नेचुरल हेरिटेज साइट्स हैं हमारे यहाँ पर? जब विविधता आरक्षित क्षेत्र सर 3 है। 3 है। हाँ सर। तो फिर बायोस्फीयर तब क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व सर वो जैव आरक्षित क्षेत्र। हाँ हाँ सर, जैव आरक्षित क्षेत्र 3 है। हाँ, और बायोडायवर्सिटी नेचुरल साइट्स कितनी है? सॉरी सर। चलिए ठीक है, मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपका, पर्यटन से जुड़ा आपकी एक हॉबी है, तो मतलब हॉबी आपका सब्जेक्ट रहा है पर्यटन वाला, मतलब पर्यटन की संभावना। तो ये बताइए मध्य प्रदेश में टेंटेटिव साइट कितनी है यूएन द्वारा जो घोषित की गई है? 3 हमारे यहाँ पर लेटेस्ट साइट है, सांची, खजुराहो और भीमबेटका। तो हमारे टेंटेटिव कितनी साइट्स हैं? सर अभी 7 साइटों को शायद घोषित किया गया, तो मैं अनुमान से बता रहा हूँ सर। नहीं, 15 हमारे यहाँ टेंटेटिव है और 3 हमारे यहाँ पर डिक्लेयर हो चुकी है सब कुछ। आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं ऐसा करूं, ये जो हमारी ज्योग्राफी है, सर वो माइक लगा रहा। मैं अगर ऐसा कहूँ कि जो हमारी ज्योग्राफी है वो हमारी सोसाइटी को सेफ नहीं है, इसमें क्या मानना है?
सर फिर से बोलेंगे। जो हमारी सोसाइटी है, सोसाइटी हमारी किस तरह की है, क्या क्या उसकी वैल्यूज हैं, इन सब में हमारी ज्योग्राफी का क्या रोल है? सर किसी भी स्थान की अगर रहन सहन को देखा जाए तो उस पर भौगोलिक कारकों का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर भारत के उत्तरी स्थान से शुरू करें, क्योंकि भारत की प्रत्येक स्थान की जलवायु अलग है। रहन सहन तो हो गया, सर्दी होगी तो ठंड कपड़े होंगे, गर्मी होगी तो ठंड कपड़े होंगे। बाकी जो हमारी सामाजिक मान्यताएं हैं उनका क्या, उनपे क्या असर होता है हमारी ज्योग्राफी का? सर हमारा जो देश है अगर उत्तर से देखें ये हिमालय से बिल्कुल अलग किया हुआ है, तो यहाँ पर जो मान्यताएं विकसित हुई है वो अन्य देशों से अलग तरीके से विकसित हुई है। जैसे यहाँ पर वैवाहिक संबंध देखें तो यहाँ पर 7 जन्मों का संबंध माना जाता है, लेकिन किसी अन्य देश में देखें तो यहाँ पर वो उधर की मान्यता मैं सिर्फ ज्योग्राफी की पूछ रहा हूँ, जैसे कि कोस्टल एरिया की अलग ज्योग्राफी है, ठीक है, राजस्थान की अलग है, ठीक है, हिमाचल उत्तराखंड वहाँ की अलग ज्योग्राफी है। तो हमारी जो वेरिएशंस है, हमारी जो डाइवर्सिटी है, वो हमारी सोसाइटी को कैसे शेप देती है? सर ये राजस्थान की ज्योग्राफी ऐसी है तो वहाँ की सोसाइटी ऐसी है, झारखंड की अगर ज्योग्राफी ऐसी है तो वहाँ की सोसाइटी ऐसी है। इस तरह में आप जवाब दीजिए। जैसे सर उत्तर पूर्वी क्षेत्र देखें, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों को देखें तो वहां पर लोगों का जीवन यापन मुख्य रूप से प्राकृतिक चीजों पर आधारित होता है। प्राकृतिक चीजें, उनका रहन सहन अगर देखा जाए, जो परंपराएं हैं वो प्रकृति से बहुत करीब से जुड़ी हुई है। लेकिन अगर भारत के पश्चिमी क्षेत्र, महाराष्ट्र वाला क्षेत्र देखें, यह क्षेत्र अब यहाँ के कुछ क्षेत्र विकसित क्षेत्रों में आने लगे हैं, तो उनकी जो रहन सहन है, जो परंपराएं हैं, वो प्रकृति से थोड़ा दूर हटकर शहरी क्षेत्र की ओर अग्रसर होंगे। जीवन का जो रहन सहन है वो शहरी हो गया। तो और उसी प्रकार से दक्षिण भारत में देखें, दक्षिण भारत शैक्षणिक रूप से विकसित प्रदेशों की श्रेणी में आते हैं, तो उधर के जो प्रदेश हैं तो उस प्रकार की विभिन्नताएं वहां देखने को मिलती है। अच्छा, मान लीजिए अगर किसी क्षेत्र में अधिक बारिश है, जंगल अधिक है, तो वहाँ एजुकेशन का क्या है? ये चीजें हमारी एजुकेशन को अफेक्ट करती हैं। हमारा एजुकेशन हो गया, फॉर एग्जांपल सेक्स रेशो ले लीजिए आप, ठीक है, अफेक्ट पड़ता है कुछ इनका? फॉरेस्ट का, मैं बहुत ही रो एग्जांपल, फॉरेस्ट का हमारे सेक्स रेशो पे कोई असर होता है कोई? जी सर, अगर जंगलों का जनसंख्या पर असर देखें तो जंगली जो क्षेत्र होते हैं वहां पर वैसे शिक्षा कम होती है, तो शिक्षा के कम होने के कारण वहां पर जनसंख्या वृद्धि दर भी अधिक होती है। जनसंख्या सेक्स रेशो, हाँ सेक्स रेशियो सर वहां पे अपेक्षाकृत देखा जाए तो अधिक देखने मिलता है, क्योंकि वहां पर यह भेदभाव कम ही मिलता है कि महिलाएं पुरुषों से नीचे है। तो आपने कहा कि शिक्षा कम होती है, ये भी आपने यूज किया वर्ड अभी से, तो शिक्षा कम होने से हमारा सेक्स रेशो ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप ये बोल रहे हैं कि शिक्षित होने से जहां हमने लोगों को शिक्षित किया है वहां हमारा सेक्स रेशो कम हुआ है। ये तो अजीब नहीं? सर मैं समझा नहीं क्या बोल रहे। आपने कहा कि जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां शिक्षा हमारी कम है, शिक्षित जो अनुपात है वो कम है, इसलिए वहां जो सेक्स रेशो है वो ज्यादा है, ठीक है। तो आपका मतलब तो ये हो गया कि जो हमारा जो एजुकेशन है, हम लोगों को एजुकेशन देते हैं, उससे हमारा सेक्स रेशो कम हो जाता है। जो पढ़े लिखे लोग भी जो है अपनी हत्या में विश्वास करते हैं इस हिसाब से। तो हाँ सर, यह कहा जा सकता है कि जब लोगों को शिक्षित किया जाता है तो जो संक्रामक अवस्था उत्पन्न होती है, उसकी पहली अवस्था यही होती है कि लोग अपने मन में धारणाएं बना लेते हैं, तो उसके कारण सर पहले घटने की प्रवृत्ति आती है। लेकिन अगर प्राकृतिक क्षेत्रों की बात करें, जंगली जो क्षेत्र होते हैं वह प्रकृति पर आधारित होते हैं और प्रकृति के करीब होते हैं। इसके लिए सर उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं सर, जो थारू जनजाति है उसमें महिला प्रधान समाज पाया जाता है। जनजाति तो 99% जनजातियां ऐसी हैं जो महिला का काम है। थारू जनजाति कहाँ आती है? थारू जनजाति सर ये उत्तराखंड में पाई जाती है। ओके, उत्तराखंड में कोई एरिया स्पेसिफिक? उत्तराखंड के सर अनुमान से बताऊं तो चमोली जिले के आसपास। जंगलों की अगर हम बात करें तो वही सेम बात वही है, जहां हमने लोगों को शिक्षित किया वहां सारे जंगल काट दिए, ठीक है, और जहां लोग बैकवर्ड हैं, ट्राइबल्स हैं, वहां के जंगल आज भी ऐसे ही रहते हैं। उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़, ठीक है, इसमें क्या मानना है? सर जब मानव विकसित हुआ, पढ़ा लिखा शिक्षित हुआ, तो उसके लिए उसने अपनी शिक्षा का उपयोग मानव सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए किया, और उस सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए शहरों का क्षैतिज फैलाव हुआ, मतलब कि अलग नई नई बिल्डिंगें बनाई जाने लगी, कारखाने स्थापित हुए,
और अलग प्रकार का भूमि उपयोग बदला। जो पहले जंगली भूमि थी उसको उसका भूमि उपयोग बदल गया, जिसके कारण सब जंगलों का विनाश हुआ। ठीक। मुझे ये बताइए ललित जी कि रेडिकल ज्योग्राफी क्या होती है? सर इसको क्रांतिपरक भूगोल भी बोलते हैं। जब भूगोल में अलग अलग प्रकार के बोले तो विचारधाराएं आ रही थी 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही, तो जब एग्जैक्ट ये बता सकते हैं आप इसकी? क्रांतिपरक, हाँ सॉरी सर मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए बताइए तो, जी सर। इसके बारे में बताइए, रेडिकल ज्योग्राफी के बारे में। हाँ सर, अगर जब भूगोल में अलग अलग विचारधाराएं आ रही थी तो एक प्रत्यक्षवाद था। प्रत्यक्षवाद के विरोध में मानव कल्याण से संबंधित क्रांतिपरक जो विचारधारा उसका आविर्भाव हो। इस विचारधारा के अनुसार मानव कल्याण सर्वोपरि है। क्रांतिपरक ज्योग्राफी जो है उसको समाजवाद से जोड़कर देखा जा सकता है। समाजवाद में समानता पर बल दिया जाता है कि सभी व्यक्ति समान है, अमीर और गरीब का भेद को दूर करने के लिए। अच्छा मुझे ये बताइए जो ओलेरिकल्चर क्या होता है? ओलेरिकल्चर मान लीजिए पोमोकल्चर के बारे में बता आप कुछ? जी सर। क्या होता है ये सर फल उत्पादन तो? विज्ञान। इसकी डिफरेंट ब्रांचेस क्या हैं ज्योग्राफी में अगर बात करें? अच्छा ये बताइए हरिकेन क्या होता है? सर हरिकेन एक किस्म के चक्रवात है जो अमेरिका के दक्षिण पूर्वी भागों में उत्पन्न होते हैं। इसकी इंटेंसिटी को कैसे मेजर किया जाता है कि ये हरिकेन ही है? सर इसकी इंटेंसिटी को ब्यूफोर्ट स्केल पर मापा जाता है। श्योर है आप? चलो श्योर नहीं हूं मैं। ब्यूफोर्ट और मान लीजिए आप किसी भी तूफान या किसी भी चक्रवात को कैसे नाम देंगे कि ये हरिकेन है? सर विभिन्न देश जो है वो अलग अलग तरीके से बारी बारी नाम रखते हैं इनका चक्रवातों का। उसके कोई पैरामीटर्स नहीं होते हैं? सर उसके पैरामीटर्स होते हैं कुछ, लेकिन मैं याद नहीं कर पा रहा। अच्छा ये बताइए दमोह की भौगोलिक परेशानियां क्या है? भौगोलिक परेशानी, हाँ सर भौगोलिक परेशानी में देखिए दमोह एक पथरीला क्षेत्र, पठारी क्षेत्र है, जिसके कारण यहाँ पर गर्मियों में तीव्र गर्मी हो जाती है और सर्दियों में बहुत ज्यादा सर्दी हो जाती है। साथ ही यहाँ पर जो वर्षा का जल है, यहाँ का वर्षा का जल संचित नहीं हो पाता, भूमि में इसके नीचे नहीं जा पाता, जिससे यहाँ पर ग्राउंड वाटर है की परेशानी है, भूमिगत जल की परेशानी है यहाँ पर। जीपीएस और जीआईएस क्या होते हैं? सर जीपीएस मतलब ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, किसी धरातल पर किसी स्थान की स्थिति को ज्ञात करने के लिए जीपीएस का उपयोग किया जाता है, लेकिन जीआईएस का उपयोग किसी स्थान के संबंध में उसकी समस्त जानकारी को प्राप्त करने के लिए जीआईएस का प्रयोग किया जाता है। ठीक ठीक ललित जी, आपका इंटरव्यू कंप्लीट होता है।